हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में कुछ नया डीप पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक्स को जान लेते हैं, जो आप तक अभी तक आपने 10th लेवल तक पढ़ा था उसी को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमने जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री क्या होती है। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप उसके कंपोजिशन से लेकर उसकी अलग अलग अन्योन्य क्रियाएं तक पढ़ते हैं तो वो सारा किस में आता है? आपका रसायन में आता है। ओके, फिर आपने कहा था इसका महत्व, तो इसका महत्व लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। और साथ ही आपने क्या बात की थी कि जो केमिस्ट्री आपकी कहाँ से शुरू हो रही थी? मैटर से लेकर, यानी जिन चीजों से वस्तु बनी हुई है वो सारी चीजें, जो द्रव्यमान जिनके पास था, जो आयतन को घेर रही थी, वहां से लेकर के और उसके सूक्ष्मतम कण तक की हम बात कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने अपने पदार्थ को क्या किया था? वर्गीकृत किया था, क्लासिफाई किया था दो तरह से। एक आपने बोला था फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट देख ली थी। फिजिकल क्या क्या था आपकी फिजिकल स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस की बात की थी। वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन जब भी पढ़ रहे थे तो क्या बात की थी कि दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक आपके मिक्सचर आएंगे, एक क्या आएंगे? प्योर सब्सटेंसेस आएंगे। ओके, जब मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को आप आपस में मिला देते हैं तो उसको मिक्सचर या मिश्रण कहा जाता है। उस मिश्रण को फिर आगे दो तरह से क्लासिफाई कर रहे थे। एक आपका होमोजीनस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण आ रहा था, और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी विसमांग मिश्रण। ओके, उसके बाद हमने जो सेकेंड क्लास थी आपकी, वो क्या थी? प्योर सब्सटेंस थी। प्योर सब्सटेंस को आपने दो तरह से क्लासिफाई किया। आपने क्या बोला कि प्योर सब्सटेंस क्या है? जो एक ही तरह के कणों से मिलकर के बना हुआ है। और वो कण आपके क्या हो सकते हैं? या तो क्या परमाणु होगा यानी एटम, या अणु होगा यानी कि मॉलिक्यूल। जब वो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका यौगिक कहा जाएगा। और वहीं पर अगर परमाणु की बात करते हैं कि कोई चीज सेम परमाणुओं से बन रही है, एटम से आपके बन रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एलिमेंट यानी कि तत्व कहा जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आपके अंकों की बात की थी हमने कि वैज्ञानिक संकेतन जो होते हैं, कैसे नंबरों को लिखा जाता है, और जब बहुत बड़ी कोई संख्या आपको मिलती है उसको कैसे आप लिखेंगे। अगर बहुत छोटी आपको डिजिट मिल रही है डेसिमल में, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। साथ ही हमने उनके गुणा भाग की बात की थी। भौतिक राशियां हमने पढ़ी थी, अलग अलग तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और जी, साइंटिफिक नोटेशन जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने कहा था कि कोई अगर बड़ी डिजिट है उसको आप कैसे, किसकी फॉर्म में लिखेंगे? पावर की फॉर्म में, 10 की पावर की फॉर्म में आप लिख रहे थे। और आप पढ़ रहे थे कि राइट टू लेफ्ट अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? पॉजिटिव में पावर बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट कर रहे थे तो नेगेटिव। ओके, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपने देखा था कि अगर ऐसी संख्याओं का क्या होगा? गुणा होगा तो आपकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। वहीं डिवीजन होगा अगर, तो उन मूल संख्याओं के बीच में आपका वही सब होता है कि गुणा हो रही है तो गुणा ही होगा, डिवीजन यानी भाग हो रहा है तो भाग ही को। लेकिन घात की बात जब हम करेंगे पावर की, तो वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के केस में, गुणा के केस में क्या होगा? जुड़ जाएंगे। और अगर कहीं पर भाग हो रहा है यानी डिवीजन हो रहा है, तो वहां पर आपकी घातों के बीच में क्या होता है? घटाना यानी ऋण का केस होता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या बोला कि जब भी ऐसी संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाएगा तो उस केस में आपको चर घातांकों को समान करना होता है। यानी अगर कहीं पर आपका 10 की पावर 3 लिखा है और दूसरी संख्या आपकी 10 की पावर 4 है, तो आपको दोनों को 10 की पावर 4 करना है। ओके, यानी समान रूप में लाना है किसको? एक्सपोनेंट्स को, ऐसा आपने बोला था। और फिर क्या कर देंगे? जिसको जोड़ना या घटाना है उन संख्याओं को आपस में जोड़ या घटा देंगे, और लास्ट में आपका आंसर में घात के रूप में वही संख्या आएगी। ये हमने पढ़ा था। देन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि कुछ आपके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उनको कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा दिए गए थे? आपके जोसेफ प्राउस्ट या दूसरे आपके कौन थे? लेवोजियर थे। ओके,
लेवोइजियर, लेवोशिए भी इनका नाम कहीं कहीं दिया गया है, और दूसरे हैं आपके जोसेफ प्राउस्ट, या प्राउस्ट भी इनको कहीं कहीं पर कहा जाता है सिर्फ। ओके, जोसेफ एल प्राउस्ट। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या दिए थे, आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए थे। और जब भी हम ज्यादा अभी लॉज पढ़ेंगे तो अलग अलग यहाँ पर आपका डॉल्टन का नेम भी आएगा, गै-लुसाक का नेम आएगा, तो आपका नियम क्या कहता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, कि जिस एलिमेंट की बात आप कर रहे थे वो आपस में जुड़ रहे थे और जुड़ करके क्या बना रहे थे, आपका कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है, आपका कंपाउंड बन गया। अब वो एलिमेंट किस तरह से आपस में कंबाइन हुए, ठीक है, उनके कुछ तो एटम जुड़े होंगे, कुछ उनका वॉल्यूम लगा होगा, किस तरह से मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, कितना उनका मास था, कौन सी स्टेट में वो थे, इन सब बातों के आधार पर अलग अलग नियम आए। और वो नियम कितने थे, आपके 5 बेसिक नियम थे, जिनमें कि आपके क्या क्या हैं, लॉ ऑफ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी जिसे आप कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम जिसे कहा जाता है। साथ ही आपका तीसरा क्या आता है, रिवर्सिबल आता है आपका एक, और रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ गैसियस लॉ जिसे आप कहते हैं, या गै-लुसाक का नियम भी कहते हैं जिसे, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम। कितने हो गए, 5। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अनुक्रमानुपाती नियम आता है आपका, और व्युत्क्रमानुपाती नियम, और आपका क्या हो गया, गैसियस लॉ, और साथ ही आपका क्या हो गया, जो कि गुणित अनुपात का नियम यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसे कहा जाता है। ओके, तो ये 5 नियम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसने दिया था, एंटोनी एल लेवोजियर ने दिया था, जिनको कि लवोशिए भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। ये लॉ आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसके आधार पर क्या कहते हैं कि जो आपका कहीं पर अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आपके पास अभिकारक होंगे और कुछ क्या होंगे, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में आपका A प्लस B मिलकर के C बना रहे हैं। ठीक है, A और B आपस में कंबाइन हो रहे हैं और A और B आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। अभी A का कुछ द्रव्यमान यहाँ पर रहा होगा, A और B आपके क्या है, अभिकारक है यानी रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका अभिकारक कहा जाता है या फिर रिएक्टेंट आपने कहते हैं। और अभिक्रिया किसी केमिकल प्रोसेस को फॉलो करती है और उसके बाद आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा या कंपाउंड यौगिक मिलेगा उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, या आप ऐसे भी कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का जो परिणाम होता है वो उसका क्या होता है, उत्पाद होता है यानी कि प्रोडक्ट होता है। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अभिकारक आपका क्या है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पाद आपका क्या है, प्रोडक्ट है जो कि अभिक्रिया के बाद बन रहा है। सपोज आपने कहा कि हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, मसाले ले लिए हैं, या फिर आपने दाल चावल सब्जी कुछ भी ले लिया है और उनको एक केमिकल आपस में मिलाना है। ठीक है, और एक प्रोसेस के थ्रू गए आप, उस प्रोसेस को फॉलो किया और आपने सबको मिला करके कोई रेसिपी बना दी और उसको आपने नाम दे दिया कुछ भी कि खिचड़ी बना दी हमने। ठीक है, तो A और B क्या थे, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मसाले हैं, वो सारी चीजें हैं जो उस रेसिपी को बनाने के लिए हमने उपयोग की थी। ठीक है, अभी चीज बनी नहीं है, अभी आपके पास सिर्फ सामान है। ठीक है, तो वो सामान ही क्या है, आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक है। अभी प्रोसेस होगी, कुछ भी आपने जो पकाने की विधि जो भी आपने क्या की, उपयोग की, वो हुई और उसके बाद आपको क्या मिल गई, खिचड़ी जिसे आप बोल रहे हो वो मिल गया, तो वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद क्लियर हो गया। तो आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या कहा जाता है इसे, द्रव्यमान
संरक्षण का नियम। तो आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान जो होता है वो ना ही नष्ट होता है ना ही वो उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें जो अभिकारकों का द्रव्यमान रहेगा वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा, ठीक है। यानी जितना मास आपने यहाँ पर यूज किया था अभिकारकों का, जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई उसके बाद में जब उत्पाद मिला तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को आर लिख लेते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो समझ में आ गया आपको। देन he performed careful experiment studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in mass during the process। लेवोजियर ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर उन्होंने बोला कि फिजिकल और केमिकल चेंज जब होगा, चेंज का मतलब क्या है, परिवर्तन, परिवर्तन होता है चेंज का मतलब हिंदी में, लेकिन चेंज से आप क्या समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ अभिक्रिया वहां पर हो रही, ठीक है। परिवर्तन आ रहा है, बदलाव हो रहा है, मतलब अभिक्रिया हो रही है, कोई ना कोई प्रक्रिया वहां पर हो रही, तो वो क्या हो सकती है, फिजिकल चेंज हो सकता है या केमिकल चेंज हो सकता है। तो यानी अगर वहां पर अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में उन्होंने क्या कहा कि नेट मास जो है, नेट मास का मतलब क्या है, कुल द्रव्यमान जो है वो कैसा रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है या फिर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, हेंस ही रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट matter can neither be created nor destroyed, this called law of conservation of mass। उन्होंने क्या कहा, पदार्थ को ना तो क्या किया जाता है, बनाया जाता है और ना ही क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, और यही क्या है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, तो इससे क्या समझ में आया, अगर कुछ नया पदार्थ फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ रूप में अंतर हो रहा है, अगर नया पदार्थ फॉर्म होगा तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी, ठीक है, मास में वृद्धि होगी। और वहीं अगर कुछ चीज लॉस हो रहा है, यानी कोई चीज वहां पर हानि हो रही है किसी चीज की, तो द्रव्यमान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। समझ गए, जल्दी से नोट करेंगे फिर अपना हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे। ओके, साथ ही आपका कहीं कहीं पर ये इस तरह से लिखा आता है, मास कैन neither be created nor be destroyed। ओके, तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, जब आप क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन में ए और बी को कंबाइन करके सी बना रहे थे, ठीक है, ए और बी आपके क्या हो रहे थे, आपस में कंबाइन हो रहे थे, यानी कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहे थे आपस में, और रिएक्ट करने के बाद सी कोई नया प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, ये हो रहा था। तो ये क्या कहता है कि आपका जो सी बन रहा है उसमें जो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स वहां पर लगे हुए हैं उनके भार का अनुपात हमेशा निश्चित है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए जितने उसके घटक होंगे उन घटकों के भारों का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि H2 और O2 आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के वाटर बना रहे हैं, ये हमने कहा। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के एटम हैं, तो दो टाइप के एटम है, एक आपका हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा किसका है, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का एक एटम जुड़ रहा है। जब भार की बात हम करेंगे तो हमें पता है H2O में हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ एक एटम के लिए बोल रहे हैं हम, यहाँ पर आपके दो एटम जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यौगिक के घटकों के भारों का जो अनुपात होगा वो अनुपात हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यानी ये 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 16, यानी अब इस 2:16 को अगर आप क्या करोगे, आगे सॉल्व करोगे तो 1:8 आपका क्या आ जाएगा, अनुपात 8। ठीक है, तो यानी वाटर, जल को आप किसी भी प्रक्रिया से बना रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो सकती है जिसको आपने फॉलो किया है। जब भी आपको वाटर दिखेगा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों के बीच में जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। यानी 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 8 ग्राम आपको क्या लेनी होगी, ऑक्सीजन लेनी होगी एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ओके, यानी अगर 1 ग्राम से अगर आपका थोड़ा भी कम, आपने कहा हमारे पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमें वाटर बनाना है, तो उस केस में वाटर नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए कितनी चाहिए, 8 ग्राम चाहिए। अगर हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तभी हम H2O बना पाएंगे। ओके, अदर देन आपके पास अगर 8 से ज्यादा भी है, ठीक है, सपोज आपने कहा हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी 10 ग्राम ऑक्सीजन है और आपका हाइड्रोजन 1 ग्राम है, तो जब वाटर बनाने की बात आएगी तो उस 10 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और ये आप नाप तोल के नहीं कर रहे हो कि आप 10 ग्राम से 8 ग्राम ले लेंगे, ये केमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो स्वयं इस रूल को, इस लॉस को, इन लॉस को फॉलो करती हैं। ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे थे इससे पहले, तो वहां भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया जो वहां पर हो रही है वो इन लॉस को स्वयं से फॉलो करती हैं और इनके आधार पर अपना कोई नया प्रोडक्ट बनाती है। ओके, तो हमने क्या कहा, जब भी आपको पानी कहीं पर दिखे, किसी भी प्रोसेस से बनता हुआ दिखे, या वो पानी आपने किसी भी स्रोत से लिया है, आपने वो नदी से लिया है, तालाब से लिया है, आपने लेबोरेटरी में उसे बनाया है, आप टैप वाटर की बात कर रहे हो, आप ग्लेशियर में प्रेजेंट उस बर्फ की बात कर रहे हो, सब में H2O है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, और साथ ही उन दोनों घटकों के जो भारों का अनुपात होगा वो हर एक केस में, हर एक स्थिति में 1:8 ही रहेगा। ओके, इतना हमने कहा। तो ये लॉ जो था ये दिया था आपका जोसेफ प्राउस्ट। ओके, दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट. He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by. Okay, Proust worked with 2 samples of cupric carbonate, one of which was of natural origin and the other was synthetic. He found that the composition of elements present in it was same for both the sample. Okay, तो आपका जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया कि उन्होंने आप क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए जिनको 2 तरह से बनाया, एक सिंथेटिक मेथड उन्होंने यूज किया और नेचुरल ओरिजिन से उन्होंने लिया, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से जब उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को लिया और उसको बनाया तो उसके आधार पर उन्होंने क्या देखा कि जो उसके कंपोनेंट, ठीक है, घटक थे जिनसे वो कंपाउंड बन रहा था, उनके जो भारों का अनुपात था वो क्या था, निश्चित, जैसे हमने किसके केस में बोला, H2O के केस में बोला। ओके,
तो ये आपका क्या हो गया, स्थिरानुपात का नियम हो गया। स्थिरानुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके जितने अवयवी घटक होंगे उनके भारों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो या किसी भी स्रोत द्वारा लिया गया। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, ठीक है। CO2 आपने किसी भी विधि द्वारा बनाया गया हो, कहीं भी आपको मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक एटम कार्बन का रहेगा, दो एटम किसके रहेंगे, आपके ऑक्सीजन के रहेंगे, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ओके, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 16 होता है। चूंकि यहाँ पर दो एटम लिए जा रहे हैं तो 16 × 2 हो जाए, ठीक है। तो 12 अनुपात 32 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का भार है, ये कार्बन का भार हो गया 12 और 32 क्या हो गया, ऑक्सीजन का भार, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है। इतना समझ आ गया है। अभी इसको आप क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व करें। ओके, तो 3:8 के भार के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी और क्या बनाएंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने किसी भी केमिकल प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट के रूप में मिला है या वहां पर बनी है, या आप कह सकते हो किसी भी स्रोत से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के और ऑक्सीजन के, कार्बन और ऑक्सीजन के भार का जो अनुपात रहेगा वो 3:8 ही रहेगा हर एक स्थिति में। यही कौन कहता है, आपका स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट लॉ हम देखेंगे। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन साहब का नाम आप कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ से आपने साइंस पढ़नी शुरू की थी, 9th में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप डाल्टन, जॉन डाल्टन का नाम हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपको मैटर के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना लॉ दिया, जो क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम भी आप इसे कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम आपका क्या कहता है, according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. For example, hydrogen combines with oxygen to form two compounds, namely water and hydrogen peroxide. और वहां पर आपको देखना है कि ऑक्सीजन किस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ रही है। ओके, तो क्या कह रहा है, गुणित अनुपात का नियम कहता है आपका कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे हैं, उनमें आपका एक एलिमेंट का जो एटॉमिक रेशियो होगा वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे के रेशियो को आपने देखना है, और वो रेशियो कैसा रहेगा, हमेशा सिंपल प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी साधारण नंबरों में रहेगा, ठीक है। यानी अगर मैं कह रही हूँ ए और बी आपके दो एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन होकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक आपका है ए बी और दूसरा आपका है AB2, ठीक है। क्या कहा गया है, ए और बी आपके दो एलिमेंट है, तत्व है, जो आपस में मिल रहे हैं और मिल करके क्या बना रहे हैं, एक तत्व, एक यौगिक आपका बन रहा है AB और दूसरा यौगिक आपका बन रहा है AB2। यहाँ पर आप देखते हैं ए की संख्या तो फिक्स कर दी गई है, ठीक है, लेकिन जो बी की है, बी का यहाँ पर कितना आ रहा है,
1 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 2। तो हम मान सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं 1, इसका वेट जो है वो 1 ग्राम है यहाँ पर, और b का वेट 2 ग्राम है, तो ये दोनों सिंपल रेशियो में आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के रूप में आ रहे हैं। यानी दशमलव में आपको कहीं पर या 3/4, 1/2 ऐसे करके रेशियो नहीं मिल रहा है। रेशियो कैसा मिल रहा है? सिंपल नंबर्स में मिल रहे हैं। 1:2, ये सिंपल नंबर है, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं अपने आप में, उनमें मिल रहा है रेशियो। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, H2O और H2O2 का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी कंबाइन होती है। ठीक है, और ये दोनों एटम मिल करके क्या बनाते हैं? एक तरफ बनाते हैं आपका H2O और एक तरफ बनाते हैं आपका H2O2। ये आपका वाटर हो गया H2O, ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। ओके, यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है H2O2 में। तो इसका भार तो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। कैसे? 1 ग्राम इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है किसका? हाइड्रोजन का। 2 एटम के लिए 2 ग्राम हो गया, तो फिक्स हो गया। यहाँ भी 1 × 2 2 ग्राम हो गया, तो ये फिक्स हो गया। ओके, अब हमें वेट किसका देखना है? ऑक्सीजन का देखना है। यहाँ ऑक्सीजन का वेट कितना आ रहा है आपका? एक ही एटम है, तो हमने H2O केस में कितना लिया था? 16 ग्राम लिया था। यहाँ आपका क्या आ रहा है? O2 आ रहा है, यानी 2 एटम ऑक्सीजन के आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 16 × 2। ओके, तो ये क्या हो गया? 16 ग्राम, और यहाँ हो गया 32 ग्राम। तो ये 1:2 के अनुपात में आ रहा है। तो ये कैसा हो गया? आपका सिंपल रेशियो बन रहा है, साधारण अनुपात के रूप में मिल रहा है, पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, दशमलव में कोई भी नहीं मिल रहा है। तो ये अनुपात कैसा है? जब आपके एटम या एलिमेंट कैसे हैं, क्या कह रहे हैं? 2 एलिमेंट मिल करके आपस में एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना दोनों में, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो उनमें क्या होता है? एक का भार का अनुपात अगर निश्चित है, इसका अनुपात निश्चित था, दोनों जगह 2-2 ग्राम ही यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे का जो अनुपात होता है वो सिंपल प्रोपोर्शन में होता है, या सिंपल अनुपात के रूप में होता है। यही आपका क्या होता है? गुणित अनुपात का नियम होता है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, if 2 elements can combine to form more than 1 compound, okay? 2 एलिमेंट आपके कंबाइन हो रहे थे और वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे। एक आपका क्या बन रहा था? वाटर, एक बन रहा था हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element, ठीक है, क्या कह रहे हैं? द masses of one element, किस एलिमेंट के? इस ऑक्सीजन के। ठीक है, इसके जो masses का क्या होगा? masses of one element that combined with a fixed mass of the other element, इसका जो मास होगा ऑक्सीजन का, जो कि किससे कंबाइन हो रहा है? फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसका मास हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, क्योंकि दोनों जगह उसके सेम एटम क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। ओके, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, किस रूप में जुड़ रहे हैं? स्मॉल होल नंबर के रेशियो के रूप में ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में, ये पूर्ण संख्याएं हैं 1 और 2, स्मॉल होल नंबर में ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ अलग अलग कंपाउंड बनाने। ओके, तो आपको गुणित अनुपात का नियम यहाँ से समझ में आ गया होगा कि गुणित अनुपात का नियम आपका क्या कहता है कि एक एलिमेंट जब क्या करता है, दूसरे फिक्स्ड एलिमेंट से, जिसका एटॉमिक मास आपने क्या रखा है? एटॉमिक वेट फिक्स रखा है, दोनों जगह एटॉमिक वेट फिक्स ही होगा, लेकिन वहां पर जितना भी उसका उपयोग हो रहा है, क्योंकि एटम दोनों जगह उसके सेम लग रहे हैं, तो मास भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपने हाइड्रोजन को क्या माना? स्थिर माना, क्योंकि उसके दोनों जगह 2-2 एटम यूज हो रहे थे। किसका एटम चेंज हुआ? ऑक्सीजन का एटम चेंज हुआ। ठीक है, इस ऑक्सीजन के एटम के ही हम क्या देखेंगे? आपस में भारों का अनुपात देखेंगे, और वो अनुपात हमेशा कैसा रहेगा? आपका छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहेगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये अनुपात कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, या फिर हाफ नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है,
पूर्ण संख्याओं के रूप में ही रहे। तो होपफुली आपको गुणित अनुपात का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा, वो भी अच्छे से समझ में आ गया। किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है अभी भी इन तीनों लॉस को लेकर के, तो वो आप लोग पूछ लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपने 2 और लॉस को पढ़ेंगे और होपफुली अगर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा तो फिर हम आगे और कोई टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।